हम आते हैं डिटरमिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो बोर्स ने काम किया क्या कि एक इलेक्ट्रॉन की हमें मौजूद एनर्जी जो होती है उसको भी निकाल कर बताया कि एक इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो किन किन एनर्जी को परसिस्ट करता है और किस एनर्जी के साथ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इसकी टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा है द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू इट्स मोशन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट व्हाइल द पोटेंशियल एनर्जी अराइजेस बिकॉज इलेक्ट्रॉन लाइज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉजिटिव न्यूक्लियस। देखिए बेसिक बात एक क्या बताई जा रही है कि एक चीज़ कि उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन स्टे कर रहा है और दूसरी चीज़ क्या है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये दो चीज़ आपको समझनी होगी कि चूँकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है और उसका जो सेंट्रल पार्ट है, किसी भी चीज़ का ना सेंट्रल पार्ट बहुत कीमती होता है और बहुत अहमियत का हामिल होता है कि उस सेंट्रल पार्ट जो होता है किसी भी चीज़ का, वो उसकी सारी अहमियत को बयान करता है। अगर वो सेंट्रल पार्ट ना हो तो कुछ भी ना हो उसकी मतलब वैल्यू, और वो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा ना। आप समझ सकते हैं इस बात को। हर चीज़ के लिए सेंट्रल पार्ट की बहुत अहमियत होती है। तो यहाँ पर भी एटम में सेंट्रल पार्ट जो न्यूक्लियस है ना उसकी बड़ी अहमियत है कि सेंट्रल पार्ट पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। अब एक स्पेसिफिक डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन स्टे कर पा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव पार्ट इलेक्ट्रॉन को खींचकर अपनी जानिब नहीं ला पा रहा है। ठीक है, तो ये बात समझनी होगी कि वो कौन कौन सी एनर्जी रख पा रहा है जो वो अपने आप को उधर पर होल्ड कर पा रहा है। तो एक चीज़ कि वो ऑर्बिट में स्टे कर रहा है, सही, इतनी सारी फोर्सेस के साथ के न्यूक्लियस उसे अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रहा है कंटिन्यूसली, और दूसरी चीज़ वो स्टे करने के साथ साथ उस ऑर्बिट में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व भी कर रहा है। तो यकीनन उसके पास दो टाइप की एनर्जी होगी। एक वो एनर्जी जो उसे उस पोजीशन पर उस ऑर्बिट में स्टे करवा रही है, होल्ड करवा रही है, दिस एनर्जी इज सपोज टू बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो एनर्जी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, ये एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इन दोनों एनर्जी का सम टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट होता है। सही है, तो हम ये बात बेसिकली यहाँ पर ये जो लिखी हुई है ये कही जा रही है। ठीक है, अच्छा अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा नेगेटिव ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी का हमने फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के साथ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अक्सर आपने सुना होगा पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन ना, फिजिक्स वगैरह में, तो ये उसी से जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह गिवन में होगा कि इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रखा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रखा, दोनों को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ठीक है, दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 4 पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर दें कि हमें पता है कि हमने अभी से थोड़ी देर पहले जब हमने काम किया था तो हमारे पास एक रिलेशन आया था कि चूँकि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बराबर लिया, एम स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर लिया, फिर उसके बाद किया था ऐसा कुछ आपको याद हो, आप देख सकते हैं पिछले थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके। तो वहीं से इस रिलेशन का सारा लिया, एम स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इन इक्वेशन 4। अच्छा अब हम इस वैल्यू को पुट कर लें, इस इक्वेशन 4 में इस वैल्यू को पुट किया और उसके बाद फर्दर हमारे पास क्या आ गया कि ई इज इक्वल्स टू माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन 2r सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इतना काम करने के बाद ये सारा काम हो गया। फिर हमने क्या किया कि अब चूंकि हमारे पास जो ई की वैल्यू आ गई ना, एनर्जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस एनर्जी की वैल्यू में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक आर नज़र आ रहा होगा, जेड स्क्वायर अपॉन 2r, चूँकि हमने रेडियस निकाला हुआ है, रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल। तो हम क्या करेंगे, उस रेडियस के फॉर्मूले को उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया, प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5, तो हमने यहाँ पर इक्वेशन 5 में आर की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया। सही है, 2 से 4 कैंसिल करके 2 बचा और उसके बाद फिर फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ई का फॉर्मूला आ गया, माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखें यहाँ पर मैंने कमेंट लिखा है कि सिंस द वैल्यू ऑफ ई हैज़ अ नेगेटिव साइन इट इम्प्लाइज दैट एनर्जी इंक्रीजेज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ एन। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ई जो है ना एनर्जी, ये स्क्वायर ऑफ एन के साथ डायरेक्टली बढ़ेगी। सही है, मुसलसल जैसे जैसे आप क्या कहते हैं
यानी कि इससे बहुत आसान सी बात समझ आती है कि अगर आप देखें कि इन्वर्स रिलेशन बन एन स्क्वायर और ई का, यानी कि जैसे जैसे आप ऑर्बिट में वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, तो एनर्जी में क्या, यानी कि जैसे जैसे आप ऑर्बिट के जो एन की वैल्यू को कम करते जाएंगे ई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ई की वैल्यू एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ई की वैल्यू कम होती जाएगी। एक बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट जो उससे आप समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे होगा, इसको ज़रा हम प्रैक्टिकली तौर पर देखते हैं। अगर आप इमेजिन करें कि अगर मैंने एक एटम लिया, उसके टोटल 7 ऑर्बिट्स है ना, ठीक है। अब जो पहला ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस के क्या है, सबसे करीब, दूसरा ऑर्बिट उससे थोड़ा सा दूर, तीसरा ऑर्बिट और थोड़ा सा दूर, चौथा और दूर, पांचवा उससे और दूर होगा, छठा और दूर, सातवां सबसे दूर होगा। तो एक ऑर्बिट, इन सातों ऑर्बिट में से कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो न्यूक्लियस उस पर ज़्यादा अच्छा असरअंदाज हो पाएगा। यकीनन पहला ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में चूँकि न्यूक्लियस के बिल्कुल फर्स्ट ऑर्बिट होगा, करीब होगा, सामने होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस ज़्यादा अच्छी ग्रिप कर पाएगा, अट्रैक्शन बना पाएगा और ज़्यादा अच्छी फोर्स से उसे अट्रैक्ट करेगा अपनी जानिब। तो यकीनन अब उस ऑर्बिट में स्टे करना और रिवॉल्व करना इलेक्ट्रॉन के लिए भी मुश्किल होगा। वही इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में स्टे कर पाएगा और रिवॉल्व कर पाएगा जिसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी स्ट्रॉन्गर होगी और ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जब आप करीब वाले ऑर्बिट में होंगे, लेस नंबर वाले ऑर्बिट में होंगे, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में होंगे, एन की वैल्यू जब कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी इस इलेक्ट्रॉन। ये बात समझने वाली। और जब आप 7th ऑर्बिट में चल जाएंगे, यानी कि एन की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो उस वक्त क्या होगा, आपको इतनी मसले वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास क्या है, न्यूक्लियस पहले फर्स्ट ऑर्बिट में कोशिश करेगा अट्रैक्ट करने की। अगर वो 7th ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसको 6 सामने आने वाली ऑर्बिट का रेजिस्टेंस बर्दाश्त करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, फिर जाके वो 7वें ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर अपना असर दिखा पाएगा। तो इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्लियस 7वें ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर लगा नहीं पाएगा। सो दैट इलेक्ट्रॉन के लिए बात आसान हो जाएगी कि उसे इतनी खास अमाउंट में एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए होगी कि वो उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करे। एक लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी और एज कम्पेयर टू फर्स्ट ऑर्बिट और पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, तो उसके साथ भी वो 7th ऑर्बिट में स्टे कर पाएगा और रिवॉल्व कर पाएगा। सही है। तो क्या हुआ कि ऑर्बिट का नंबर बढ़ा, एन की वैल्यू बढ़ी, एनर्जी कम हो गई। सही है, एन की वैल्यू कम हुई, फर्स्ट ऑर्बिट में आए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन को। ये बात बताने की कोशिश की जा रही है आपसे। इस तरह ये डायरेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। आप इस बात को इस तरह इमेजिन करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये दिया जा रहा है, ठीक है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर जितने भी कॉन्स्टेंट्स थे तो हमने उसको सिंप्लीफाई वगैरह करके उसकी वैल्यू निकाल ली और जस्ट एन स्क्वायर को लेफ्ट कर दिया कि जो एनर्जी है वो इतने अर्ग्स पर एटम में अवेलेबल होती है एन स्क्वायर। तो आप वहाँ पर एन की वैल्यू पुट करते जाएँ और उसके बाद हर शेल का निकालते जाएँ, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन सी बात है। ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा मुकम्मल होता है, जो बॉर्स ने बेसिकली एनर्जी की इक्वेशन बना के दी, एनर्जी का रिलेशन इस्टेब्लिश किया और इस एनर्जी के रिलेशन से हमें ये बात बताई क्या कि जब आप फर्स्ट ऑर्बिट में हो, यानी कि नियरर ऑर्बिट में होंगे, तो आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। जब आप फार्दर ऑर्बिट में होंगे तो आपको एनर्जी की कम ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियस के लिए इतना आसान नहीं होता है कि वो फार्दर ऑर्बिट्स में अपनी एनर्जी का वैसा ही असर दिखा सके जैसा कि वो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए दिखा पाता है, बिकॉज देयर इज़ अ रेजिस्टेंस, शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है बेसिकली। हम आगे पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा एनर्जी का कॉन्सेप्ट वाइंड अप होता है।